नमस्कार प्यारे बच्चों, पीके ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसका टाइटल है टारगेट 100 आउट ऑफ 100। हम ज्योग्राफी में 100 में से 100 नंबर कैसे लेंगे वो टारगेट बना करके चल रहे हैं। तो उसी कड़ी की शुरुआत हम सैम्पल पेपर से करेंगे कि आज जो अभी आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसमें सैम्पल पेपर को हम आज देखेंगे मिड टर्म के एग्ज़ाम में। तो चलिए सैम्पल पेपर शुरू करते हैं। ये जो सैम्पल पेपर मैंने जो लिया है ये मिड टर्म का एग्ज़ाम है जो आपका लास्ट ईयर हुआ था डीओई में। पिछले साल डीओई में ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 2022-23 में। ज्योग्राफी का ये एग्ज़ाम है, इसके बारे में हम आज डिटेल से बातें करेंगे। एक बार कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो आपके इंस्ट्रक्शन के रूप में यहाँ दी गई है। सबसे पहले एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 4 भागों में इसको बांटा गया है, ABCD या क ख ग घ। 1 से 17 जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस है, सबका एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। 18 से 23 जो क्वेश्चन है वो आपके 3-3 नंबर के हैं, जिसमें से 18 और 19 नंबर क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके सोर्स बेस्ड हैं, यानी कि आपको कोई पैराग्राफ या फिर कोई डायग्राम दी गई होगी, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। 24 से 28 जो है वो आपके बड़े क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर के, जिन्हें आप लिखना है लगभग 120 से 150 शब्दों में, यानी कि आपके आगे पीछे का एक पेज पूरा। इसके बाद 29 और 30 क्वेश्चन नंबर जो है बेटा वो आपके मानचित्र से आधारित है, मानचित्र पर बेस्ड है। 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका वर्ल्ड मैप पर आधारित है और 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो इंडिया के मैप पर आधारित है। आपको कुछ चीज़ें दी गई होंगी जिनके बारे में आपको बताना है कि वो चीज़ें कहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर अगले 8 नंबर की बात करें तो ये कहता है कि आपको जो मैप है वो भर करके अपने आंसर शीट के साथ लगा देना है। इसके अलावा स्टेंसिल और आप टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में उस चीज़ की अनुमति मिलेगी। हाँ, लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बच्चों कि कोई भी स्टेंसिल आपको इस प्रकार की इस्तेमाल नहीं करनी है जो आपके जिसके ऊपर आपके स्टेट या फिर महाद्वीप लिखे हों। आपको प्लेन स्टेंसिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप दूसरे स्टेंसिल का इस्तेमाल जिसके ऊपर स्टेट के नाम या फिर देशों के नाम लिखे होते हैं उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आइए हम अपना पेपर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर का संबंध मानव भूगोल की किस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो अगर हम ग्रिफिथ टेलर की बात करें तो हमें पता है ग्रिफिथ टेलर का जो संबंध है वो आपका नवनिश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म से है। निश्चयवाद से संबंध है आपका फ्रेडरिक रेटजल, एलन चर्चिल सैंपल का। संभववाद में आपका विडाल डी लाप्लास और बाकी लोग आएंगे। तो ये जो 3 मानव पर्यावरण के संबंधों की विचारधारा है बच्चों, इनको आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहाँ से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है। तो आपको पता होगा कि यह परिभाषा जो है एलन चर्चिल सैंपल की है। इसके अलावा हंटिंगटन, रेटजल और विडाल डी लाप्लास ने भी परिभाषाएं दी हैं। आप उन परिभाषाओं को भी एक बार अच्छे से देख लेना, हो सकता है कि इस बार आपसे कोई दूसरी परिभाषा एग्जाम में पूछी जाए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। हमें पता है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। यानी कि जनसंख्या परिवर्तन कब होगा, या तो लोगों का जन्म हो जाए तो जनसंख्या बढ़ जाएगी यानी कि परिवर्तन हो जाएगा, या मृत्यु हो जाए तो जनसंख्या घटेगी, या प्रवास यानी कि कुछ लोग वहाँ आ जाए या कुछ लोग वहाँ से चले जाए। तो ये 3 जो है वो जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं।
साक्षरता जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक प्रदेश का क्षेत्रफल, यहाँ पर एरिया दिया गया है, किसी एरिया का जो है क्षेत्रफल दिया गया है, किसी रीजन का एरिया दिया गया है 200 वर्ग किलोमीटर और वहाँ की जनसंख्या दी गई है 2,50,000। हमें बताना है जनसंख्या का घनत्व। बार बार बच्चों मैं आपको बोलता हूँ कि जनसंख्या जो घनत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जनसंख्या घनत्व को मापते कैसे हैं? कुल जनसंख्या बटे में कुल एरिया। तो यहाँ हमें दोनों चीज़ दी गई है। हम यहाँ 2,50,000 को जो आपकी जनसंख्या है उसको एरिया से भाग कर देंगे, और अगर हम 2,50,000 को 200 वर्ग किलोमीटर से भाग करते हैं तो आपका आंसर आता है 1250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसके अलावा आपसे जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व को किस में मापते हैं, तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इसको हम मापते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन एवं कारण दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। कथन है कि महानगरीय क्षेत्रों में प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है ये। अगर आप देखो तो बड़े बड़े शहरों में जो है लोग गांव से और छोटे शहरों से प्रवास करके आते हैं। कारण है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इन महानगरों में काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं और प्रवासियों को आकर्षित करती है। बिल्कुल, गांव में जिन लोगों को काम नहीं मिल पाता या छोटे शहरों में जिन लोगों को काम नहीं मिल पाता, वो लोग जो है काम के, खासतौर पर काम के लिए प्रवास करके बड़े शहरों में आते हैं। तो दोनों ही चीज़ ठीक है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी करता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मिल्पा या लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि है? मिल्पा या लदांग। मिल्पा और लदांग की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वो झूमिंग कृषि है। झूमिंग कृषि क्या है? झूमिंग कृषि जो है स्थानांतरित कृषि है। आदिवासी लोग जो है कुछ समय के लिए एक इलाके में खेती करते हैं और थोड़े से समय के बाद जब उसका उपजाऊपन कम हो जाता है तो उसे छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, और भारत में उसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इवन भारत के अलग अलग राज्यों में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको याद करना है कि किस किस देश में उसे किस नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपको अब की बार यहाँ पर देखने को मिले रे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रे जो है वो कहाँ की स्थानांतरित कृषि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चीनी उद्योग की बात करें तो ये कृषि पर आधारित है, बिल्कुल सही। गन्ना जो है वो हमें कृषि से मिलता है और गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो ये कृषि आधारित उद्योग है। एल्यूमिनियम रसायन पर आधारित है, नहीं, ये गलत है। तो यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमने बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। एल्यूमिनियम जो है वो धातु पर आधारित उद्योग है। कागज़ आपका वन पर आधारित है, बिल्कुल सही। लोहा इस्पात आपका खनिज पर आधारित है, ये सब बिल्कुल सही है। तो एल्यूमिनियम जो है आपका धातु या फिर खनिज पर आधारित उद्योग है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है? तो बच्चों, द्वितीयक जो क्रिया है उसके द्वारा हम कच्चे माल का रूप बदल करके उसे मूल्यवान बना देते हैं। जैसे प्राथमिक क्रिया से हमने कृषि की, कृषि से हमें अनाज मिला, और उस अनाज को हमने, गेहूं को हमने ब्रेड में तब्दील किया, वो ज़्यादा मूल्यवान होगा, वो होगी आपकी द्वितीयक क्रियाएं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा वर्ग मध्यकालीन नगरों का उदाहरण है? तो जब हम नगरों के विकास की बात करते हैं तो हम नगरों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आपके वर्तमान नगर, या जिनको हम कहेंगे आधुनिक नगर। तो अलग अलग समय पर जिन नगरों का निर्माण हुआ है तो उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है।
यहाँ हम मध्यकालीन नगरों की बात करें तो हैदराबाद, आगरा और लखनऊ तीनों ही मध्यकाल के नगर हैं। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नगर खनन नगर का उदाहरण है। जब नगरों को हम कार्य के हिसाब से, प्रकार्य के हिसाब से बांटते हैं तो उसकी अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है। तो आप एनसीईआरटी में जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन सा प्रशासनिक नगर है, कौन सा शैक्षिक नगर है, कौन सा आपका औद्योगिक नगर है, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख ले। हो सकता है कि आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल जो है अब की बार एग्जाम में देखने को मिले। खनन यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंकलेश्वर जो है वो खनन नगर है आपका, क्योंकि अंकलेश्वर से हम तेल निकालते हैं और तेल निकालना जो है अपने आप में एक खनन की प्रक्रिया है। अम्बाला जो है वो आपका अम्बाला जो है वो कैंट है, कंटोनमेंट एरिया है। जयपुर जो है वो आपका प्रशासनिक नगर की बात करता है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका, रोबस्ता व लिबेरिका निम्न में से किस फसल की किस्में हैं। तो ये बच्चों तीनों ही किस्में जो हैं वो कॉफ़ी की फसल की हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान करें। तो एक फसल के बारे में कुछ विशेषताएं दी गई है, हमें बताना है कि वो कौन सी फसल है। यह उष्णकटिबंध में बोई जाती है या यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। तो अगर हम बात करें चावल, चाय, कपास तीनों ही उष्णकटिबंधीय है। देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। तो चावल और कपास दोनों ही खरीफ ऋतु में बोई जाती है, लेकिन चावल के लिए हमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो ये नहीं होगा। तो तीसरा भी देख लेते हैं कि फसल पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। तो होगा आपका बादल फूल जब आएंगे तो कपास के लिए। ये बातें जो है कही गई हैं किस फसल के लिए, कपास के लिए। तो सही आंसर होगा आपका कपास। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का विनिर्माण निम्न में से किस खनिज अयस्क द्वारा किया जाता है। तो एल्यूमिनियम जो है हमें ये बताना है कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कुछ तेल शोधनशालाएँ दी गई हैं और उनका उत्पादन का इलाका दिया गया है कि वो कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं। तो हमें उसको मैच करना है। बरौनी मैप पे करवाया गया है बिहार, मथुरा आपका उत्तर प्रदेश, अंकलेश्वर गुजरात और मोरान जो है वो असम में है। तो इस प्रकार अगर हम आंसर देखें 4, 3, 1, 2, तो देखते हैं क्या ये बनता है कहीं। सी आपका आंसर होगा 4, 3, 1, 2। ठीक है। उसके बाद 14 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं और 15 से 17 तक आपके जो क्वेश्चन हैं वो सोर्स बेस्ड दिए गए हैं। ये आपको पैराग्राफ दिया गया है और आपसे कुछ सवाल जो है आगे पूछे जाएंगे। देख लेते हैं एक बार इसको। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं, स्वतंत्रताओं का जो भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को अंत 80 के दशक के अंत और 1990 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया। इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। मानव विकास की अवधारणा की बात करें तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास को केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विश्वास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। अगर हम
बात करें तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसमें मानव विकास का जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर से ये पैराग्राफ लिया गया है। चलो इसके आधार पर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव निम्न में से मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि जीवन की गुणवत्ता का आनंद लेना ये आया था उसमें, तो ये भी है। स्वतंत्रताओं का भोग करना ये भी है। अवसरों की उपलब्धता ये भी है। कौन सा नहीं है? उद्देश्यहीन जीवन, आपका जीवन का कोई उद्देश्य न होना, क्या ये विकास का पक्ष है? नहीं। उद्देश्य होना विकास का पक्ष है, उद्देश्यहीन जीवन जीना विकास का पक्ष नहीं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अनेक दशकों तक विकास के स्तर को निम्न में से किस आधार पर मापित किया गया? पैराग्राफ की पहली ही लाइन में लिखा था कि आर्थिक वृद्धि के आधार पर अनेक वर्षों तक जो है विकास को मापा गया, लेकिन अब ये बदल गया है। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन निम्न में से किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन अगर हम पैराग्राफ में जाएं और देखें तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक द्वारा किया गया था। तो जब भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले एक बार आराम से पैराग्राफ को पढ़ें और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनको पढ़ें। अगर आंसर निकल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहे हैं तो एक बार फिर से पैराग्राफ को देखें, क्योंकि अब आपको क्वेश्चंस का पता है तो आपके सामने जब पैराग्राफ आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको आंसर का पता लगता चला जाएगा। तो ये थे आपके 1 से 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो आपका सोर्स बेस्ड है। ये आपको एक पैराग्राफ फिर से दिया गया है और 3 क्वेश्चन यहाँ आपसे इस पैराग्राफ से संबंधित जो है वो पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें क्या पूछा गया है तो पैराग्राफ को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किन उपकरणों और तकनीक की सहायता से उत्पादन और निर्माण किया जाता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक है। बहुत बढ़िया। ये देखो, इसको यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको अभी अंडरलाइन कर लेते हैं, हो सकता है ये आगे काम आए। उसके बाद मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी विकास को समझ पाया। बिल्कुल सही उदाहरण, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। तो ये जो पैराग्राफ इतना पढ़ने के बाद हमें पता लग रहा है कि ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक से ही जो आपका पहला चैप्टर है वहीं से लिया गया है। इसमें मानव एवं प्रकृति के संबंधों को दिखाया गया है और टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी जो है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है मानव और पर्यावरण के संबंधों के बीच में, उससे ये संबंधित है। हमने 3 प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़ा है बच्चों, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। निश्चित तौर पर तीनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, सोर्स बेस्ड आ सकते हैं, या फिर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन जो है वहाँ से देखने को मिल सकता है। तो वो चैप्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे से, ये जो टॉपिक है मानव पर्यावरण संबंधों का, वो बहुत अच्छे से आपको करना है। इससे आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको पूरा एक बार। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए वायु गति के नियमों को हमने समझा, प्रयोग किया। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण को बंदिशों को कम करता है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी।
आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। यानी कि जब मानव के पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, प्रौद्योगिकी कम थी, तो मानव प्रकृति से डरता था और सामाजिक विकास की आदिम अवस्था में मानव निवास करता था। और ऐसी ही प्रकृति को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। प्रौद्योगिकी विकास के इस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना करते हैं, जो प्रकृति की चिंता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था एवं उसकी पूजा करता था। तो ये सारी ही चीज़ें आपकी पर्यावरणीय निश्चयवाद का एग्जाम्पल है। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। तो बिल्कुल पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। तो आपको आंसर में लिखना है प्रौद्योगिकी की सहायता से। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा क्या है, जो कि हमने अभी देखी। मनुष्य जो है वो प्रकृति से डरता था एवं आदिम समाज में था, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था एवं वह प्रकृति की पूजा करता था। प्रकृति के ज्ञान ने किस प्रकार प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता की है। तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपके पैराग्राफ की सेकंड लाइन में दिया गया है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक है। प्रकृति यहाँ लिखा है, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरण में आप लिख देंगे, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता। क्वेश्चन 19वें क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो ये एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ के आधार पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें ये ग्राफ, तो ये भू उपयोग के अनुपात में परिवर्तन 1950-51 और 2014-15 दिया गया है। तो ये ग्राफ जो है आपका भू संसाधन का जो चैप्टर है, भू संसाधन एवं कृषि, उस चैप्टर से लिया गया है और आपसे पूछा गया है, कुछ सवाल इसके अंदर से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों की एक आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर भी एक डायग्राम आपको देखने को मिलेंगी, तो उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। हो सकता है कि आपको एक सवाल अब की बार वहां से देखने को मिले। चलो सवालों की बात करते हैं। भूमि का सबसे अधिक उपयोग किस वर्ग के अंतर्गत हुआ है, देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चों सबसे ज़्यादा उपयोग की बात करें तो ये आपका सबसे ज़्यादा आपको बड़ा जो है दंडारेख दिखता है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग आपके इस भाग में हुआ है और इस भाग का क्या नाम है वो हम देख लेते हैं। इस भाग का नाम है निवल बोया गया क्षेत्रफल। तो निवल बोया गया क्षेत्र में भूमि के सबसे ज़्यादा भाग का उपयोग हुआ है, आपका एक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बंजर व व्यर्थ भूमि के अंतर्गत 1950-51 के बीच गिरावट आई है। इन्होंने बताया कि गिरावट आई है, देख लेते हैं। ये रहा, ये बंजर एवं व्यर्थ भूमि है, 13.5 से 5.5 हो गई है। हाँ बिल्कुल गिरावट आई है। इसका कोई एक प्रमुख कारण बताएं। तो जब हमने चैप्टर देखा तो, या आपने जब चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि समय के साथ निवल बोया गया क्षेत्र जो है या कृषि योग्य भूमि की बात करें तो ये देखो ये बढ़ाया गया है और इसमें बढ़ावा कहाँ से आया, हमने इस बंजर भूमि को कृषि के लायक बनाया। दूसरा, ये जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है, यानी कि मानव जो अपने निवास के लिए अपने घर, बिल्डिंग, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण करता है उसको गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहा जाता है। तो इन दो क्रियाकलापों में इस बंजर भूमि का उपयोग किया गया है। तो ये बंजर भूमि जो घटी है उसका जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है आपका निवल बोया गया क्षेत्र में और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में। तो आपको लिख देना है कि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि और निवल बोया गया क्षेत्रफल में जो है बंजर भूमि का आपका जो परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से व्यर्थ भूमि या बंजर भूमि में गिरावट आई है।
अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1950-51 की तुलना में 2014-15 में प्रतिभूमि के अंतर्गत कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो वर्तमान प्रतिभूमि की एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत कितने प्रतिशत की गिरावट जो है वो या फिर बढ़त देखने को हमें मिली है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वर्तमान प्रतिभूमि क्या है। तो वर्तमान प्रतिभूमि जो है आपकी ये है। तो यहाँ ये 3.7 थी, जो कि अब बढ़ करके 4.9 हो गई है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो लगभग 1.5% की जो है आपको वृद्धि देखने को मिलती है। या फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो अगर हम प्रतिशत में कैलकुलेशन इसकी करें तो हम देखेंगे बच्चों कि ये जो है आपका जो ऊपर इनके बीच में जो डिफरेंस आया है वो आया है आपका 1.2। ये जो डिफरेंस आया है वो है आपका 1.2 और पहले कितनी थी आपकी 3.7 गुना में आपका 100, क्योंकि प्रतिशत में हमें निकालना है। तो ये लगभग 3 और इसको इससे भाग करेंगे तो लगभग 33% का जो है चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसके बाद ये जो 19वां क्वेश्चन है, साझा संपत्ति संसाधन किसे है, ये ब्लाइंड बच्चों के लिए है या दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए है। 20वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ ये पूछता है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 आर्थिक कारणों की व्याख्या कीजिए। तो अगर हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की बात करते हैं तो उसमें आपका आता है, सबसे पहले आपका आता है उसमें क्वेश्चन नंबर 20। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है खनिज, दूसरा आपका नगरीकरण और तीसरा आपका औद्योगिकीकरण। तो आपको इन्हीं तीनों के बारे में विस्तार से लिख देना था। तीनों पॉइंट्स आपको कुछ इस प्रकार से लिखने थे कि सबसे ऊपर जैसे हुए कारक, और फिर इस तरीके से यहाँ खनिज लिख दिया, यहाँ औद्योगिकरण, यहाँ नगरीकरण, और उसके बाद तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल आपको देने थे। तो आपको पूरे के पूरे उसमें नंबर मिल सकते हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या का परिवर्तन कैसे होगा, कौन से घटक है जनसंख्या के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो उसमें भी 3 घटक हैं और आपको इसी तरीके से लिख देने थे, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अगर जन्म होगा ज़्यादा तो जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु होने से जनसंख्या घटती है, और व्यक्तियों के एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने से भी जनसंख्या में बदलाव आता है। तो इस प्रकार ये आपको एग्जाम्पल देकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है कि मानव विकास को मापने की विधियाँ निरंतर परिष्कृत हो रही है, तर्क सहित कथन को प्रमाणित करें। यानी कि इस क्वेश्चन में बच्चों आपको बताना था कि मानव विकास की जो आरंभिक विधियाँ हैं और टाइम के साथ जो जो नई विधियाँ आई हैं वो पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है। क्यों अच्छी है, आपको उसके सपोर्ट में अपना तर्क देना था। तो जो भी 3-4 जो बदलाव टाइम के साथ हुए हैं आपको उसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताना था। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का आंसर आप लिख सकते थे, जैसे कि मानव विकास को मापने के लिए मापन विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। पहले अगर हम बात करें तो मानव विकास को केवल आर्थिक विकास के रूप में देखा जाता था। अभी हम जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में बात किया हमने, वहाँ भी क्वेश्चन ये सब चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन वर्तमान में जो है नई नई विधियों का इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा है। मानव विकास में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है।
इसके अलावा राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और भ्रष्टाचार के सूचीकरण पर भी अब चर्चा होने लगी। यानी कि अब ये केवल आर्थिक विकास के अलावा मानव के दूसरे जो पहलू हैं उन चीज़ों को भी अब ध्यान में रखा जाने लगा है। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिखना था। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं, स्पष्ट करें। यानी कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के बसावट के लिए कौन कौन सी दशाएं जो है वो जिम्मेवार हैं। तो यहाँ आपको पता है बच्चों सभी को कि कुछ भौतिक दशाएं हैं, कुछ सामाजिक दशाएं हैं और कुछ आपके सुरक्षा संबंधी कारक हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ दिखाया गया है, ये आपका भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षण में कौन कौन से होंगे? भूभाग की प्रवृत्ति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता। सांस्कृतिक कारकों में आपके सामाजिक संरचना, जाति और धर्म, सुरक्षा संबंधी कारक। तो ये 3 कारक थे। आपको सिंपली उसी तरीके से एक फ्लो चार्ट बना करके लिख देना था। भौतिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, और उनके बारे में आपको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना था। अथवा में जो दिया गया है, आपके ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियां कई आधारों पर भिन्न हैं। यहाँ आपको दोनों में भिन्नता की बात तो करनी है, लेकिन साथ में आपको आधार भी बताने हैं। जैसे कि जनसंख्या के आधार पर हम बात करें तो नगरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी और ग्रामीण जनसंख्या की बस्तियों की जनसंख्या जो है वो कम होगी। कार्य के आधार पर करें तो गांव में आपको प्राथमिक क्रियाएं या प्राइमरी एक्टिविटीज़ देखने को ज़्यादा मिलेंगी, जबकि शहरों में आपको सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम कार्यों की बात करें, सेवाओं की बात करें, तो हमें गांव जो है वो कच्चे माल के स्रोत के रूप में दिखते हैं और शहर जो है वो आपके सेवाओं के प्रदान करने वाले के रूप में दिखते हैं। जैसे कि देख लेते हैं हम जनसंख्या के आधार पर। जैसे मैंने अभी बताया कि जनसंख्या के आधार पर नगरों की जनसंख्या अधिक और गांव की जनसंख्या कम। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर गांव में प्राइमरी, शहरों में सेकेंडरी और टर्सरी। प्रकारों के आधार पर वो कच्चा माल प्रदाता है, वो सेवा प्रदाता है। सामाजिक संबंधों के आधार पर बात करें तो गांव में आपको सामाजिक संबंध जो है सुदृढ़ देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों की मूवमेंट जो है वो कम होती है, जबकि शहरों में आपको इस प्रकार के संबंध जो है वो कमज़ोर देखने को मिलेंगे। 23वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। संरक्षण, सबसे पहले आपको संरक्षण शब्द का पता होना चाहिए। संरक्षण होता है किसी भी चीज़ को सजोना या संभाल के रखना, बचाना। और हमें बचाने की ज़रूरत किसको है? तो संरक्षण उस चीज़ का करना होगा जो खतरे में है। संरक्षण के उपायों की अगर हम बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना चाहिए। जैसे हमें पता है कि कोयला पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएंगे तो हमें उसके जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है इत्यादि। छाजन धातुओं का, जो आपकी धातुएं जो हल्की है या पुरानी है, उनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। धातुओं का पुनर्चक्रण, जो धातु एक बार इस्तेमाल हो चुकी है हम उसको दोबारा भी इस्तेमाल में लाएं, उसको हम पुनर्चक्रण कहते हैं। प्रतिस्थापनों का उपयोग, जैसे कि पेट्रोलियम में हम इथेनॉल को मिलाते हैं। आज पेट्रोलियम में लगभग 10% इथेनॉल मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रतिस्थापन है, ताकि हमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल कम करना पड़े। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आजकल इस्तेमाल की जाने लगी हैं, तो ये आपके प्रतिस्थापन के एग्जाम्पल होंगे। 5वां है खननगत हानियों को रोकना, यानी कि खनन की वजह से जो नुकसान हमारे पर्यावरण को होता है या जो भी नुकसान हमारे खनिजों को होता है उसको हमें रोकना चाहिए। इनमें से कोई भी 3 आप एक्सप्लेन करके लिख देते तो आपका आंसर सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर के क्वेश्चन है, सेक्शन सी की बात करें, चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो अगर हम चलवासी पशुचारण की विशेषताओं की बात करते हैं तो चलवासी पशुचारण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
नंबर 1, चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, अलग अलग जो वर्ल्ड के मैप में जो अलग अलग जगह पर चलवासी पशुचारण हमें देखने को मिलता है, उन स्थानों को आप स्टेंसिल से वर्ल्ड का मैप बना करके दिखा सकते हैं। भारत के एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश की जो गद्दी जनजाति है वो इस प्रकार का पशुचारण करती है। पशुचारक अपने वर्गों के अपने अपने निश्चित चरागाह होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं भी जाएगा, सब लोगों के अपने अपने निश्चित चरागाह हैं जहां वो लोग घूमते रहते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे कहीं पर गायें और बैल पाले जाते हैं, तो मरुस्थलों में भेड़ और बकरी, ऊंट आपको देखने को मिलेंगे। मौसम के अनुरूप ये ऋतु प्रवास करते हैं, बिल्कुल। जब जैसे भारत में अगर हम गद्दी जनजाति की बात करें तो वो सर्दियों में पहाड़ों से नीचे घाटियों में उतर करके आ जाते हैं, और गर्मियों में जब पहाड़ों की बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है तो वो पहाड़ों की चोटियों की तरफ चले जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप एग्जाम्पल अपने क्वेश्चन में डाल देंगे तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव होगा और आपको पूरे अंक मिलने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। चलवासी पशुचारकों के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं वो आप वर्ल्ड के मैप पर दिखा सकते हैं। चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है, क्यों घट रही है? क्यों? इनके द्वारा उपयोग लाए गए क्षेत्र में कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो चरागाह का इस्तेमाल ये लोग करते थे, उनका इस्तेमाल अब बाकी कार्यों के लिए होने लगा है, और इनके पास चरागाह की जो उपलब्धता है वो कम होने लगी। इसके अलावा ये लोग जो है मेन स्ट्रीम में आने लगे हैं और बाकी कामों में ये लोग जुड़ने लगे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। क्यों होता है सिंचाई के लिए? जब हम जल के उपयोग की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि 3 भागों में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा सिंचाई में, घरेलू और आपके औद्योगिक कार्यों में। 3 भागों में इस्तेमाल करते हैं, उनमें हम सबसे ज़्यादा सिंचाई में देखते हैं। तो हमें बताना कि सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है वो बीच में रह गया है, चलो उसको हम बाद में कर लेंगे, पहले हम एक बार ये देख लेते हैं क्यों सिंचाई में जल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। नंबर 1, देश में वर्षा का स्थानिक सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की मांग। जैसे हमें पता है कि भारत एक मानसूनी जलवायु का देश है, तो यहाँ बारिश जो है वो कुछ समय ही होती है, और अलग अलग स्थान पर देखें तो हम बारिश का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मेघालय में बात करें तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन राजस्थान के मरुस्थल में बारिश जो है वो आपकी 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो इसलिए अगर हमें राजस्थान में या फिर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में और वृष्टि छाया प्रदेशों की बात करें तो वहाँ खेती के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा मानसून जो है साल में केवल 2-3 महीने के लिए बारिश करता है, बाकी जो समय हमारा बचता है तो हमें उस समय भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे पॉइंट पॉइंट की बात करें, अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि वृष्टि छाया प्रदेश और राजस्थान के मरुस्थल की हम बात करें तो वहाँ सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है। तीसरा पॉइंट जो है, भारत में कुछ फसलों जैसे कि चावल, गन्ना, जूट आदि को इनके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और भारत में वर्षा जो है केवल मानसूनी सीजन में होती है, तो बचे हुए टाइम हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। बहुफसली व्यवस्था के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता होगी। अगर हमें ज़्यादा फसलें लेनी है ज़मीन से तो हमें सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग ने सिंचाई की आवश्यकता को बढ़ा दिया। जब हरित क्रांति आई तो हमने अधिक उपज देने वाले बीजों को इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारी सिंचाई की जो आवश्यकता है वो बढ़ गई थी। हरित क्रांति व अन्य कृषि सुधारों ने भी कृषि की सिंचाई की मांग को बढ़ा दिया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप ये सब एग्जाम्पल लिख करके आप अटेम्प्ट कर सकते थे। इसमें अथवा को देख लेते हैं। भारत में उपलब्ध जल संसाधनों में तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। यहाँ निम्नीकरण
कमी की बात नहीं है, बल्कि जल संसाधन जो है उनका स्तर जो है वो खराब हो रहा है। इस समस्या के उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करनी है। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो कृषि सबसे पहला जो पॉइंट है, कृषि में प्रयोग होने वाले कीटनाशक व उर्वरक जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। जैसे कि बच्चों, हम आजकल कृषि में जो है हम बहुत सारे कीटनाशक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। जब हम सिंचाई करते हैं तो वो पानी के साथ ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो वो केमिकल हमारे ज़मीन के अंदर के जो पानी है उनको खराब कर देते हैं। इसका अगला, तीव्र औद्योगिकरण ने जल संसाधनों की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। हम जानते हैं कि उद्योगों का जो वेस्टेज है उसको सीधा नदियों में बहा दिया जाता है या नालों की मदद से नदियों में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जल संसाधन जो है उनकी गुणवत्ता खराब होती है। जैसे अगर हम बात करें तो आप अगर दिल्ली में यमुना नदी को देखोगे तो वो क्यों खराब हुई है? तीव्र औद्योगिकरण के कारण ही वो खराब हुई है, आपको देखने को मिलेगी। अगला, भारत में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय एवं वैधानिक कानून जो है वो प्रभावकारी या पर्याप्त नहीं है। यानी कि जल प्रदूषण से निपटने के लिए जो भी हमने कानून बनाए हैं या जो भी हमने उपाय किए हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं है। जल संसाधनों का नियोजन उचित प्रकार से नहीं हो पा रहा है, यानी कि संसाधनों के लिए जो बचाव के लिए जो योजना बनानी चाहिए वो सही नहीं बनाई जा रही है। जल संसाधनों के संरक्षण और पुनर्चक्रण के लिए जागरूकता का अभाव है, तो ये भी एक कारण आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके अगर आंसर में लिखते तो आपका आंसर जो है वो सही बन सकता है। और 25वां क्वेश्चन हमारा रह गया था, इसको एक बार देख लेते हैं। संसार में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता है बच्चों कि हमें वो फैक्टर्स या वो कारक बताने थे जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपके बाजार तक अभिगम्यता, यानी कि बाजार तक पहुंच है या नहीं है। अगर आपके बाजार तक पहुंच नहीं बन पा रही है तो हम उस जगह पर उद्योग नहीं लगाएंगे। क्या वहां पर कच्चा माल प्राप्त हो सकता है? क्या कच्चे माल के स्रोतों तक हमारी पहुंच है? क्या समापूर्ति वहां देखने को मिलेगी? शक्ति के साधनों की हम अगर बात करें, क्या आपको बिजली और अन्य ऊर्जा के जो साधन हैं जिनकी आवश्यकता है वो मिलेगी? परिवहन और संचार की सुविधाएं क्या आपको अच्छी मिल पाएंगी या मिल रही है उस जगह पर? जहां आप उद्योग लगा रहे हैं वहाँ सरकार की नीति कैसी है? वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, कि एक जगह पर कोई एक विशेष उद्योग अगर लग जाता है तो बाकी उस चीज़ से संबंधित बाकी उद्योग भी जो हैं आपको वही देखने को मिलेगी। सरकारी नीति की अगर हम बात करें तो जैसे गुजरात मॉडल की बार बार बात की जाती है, तो गुजरात में कुछ पॉलिसी इस प्रकार बनाई गई थी कि वो बाहरी उद्योगों को बढ़ावा देती थी। 27वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत में किस आयु वर्ग की जनसंख्या को किशोर कहा जाता है और उनकी समस्याएं, 4 प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण करना है। तो अगर हम किशोर आयु के लोगों की समस्याओं की बात करें तो जो बच्चों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनका जो स्वास्थ्य है, उनका जो पोषण स्तर है, बहुत बच्चे जो हमारे कुपोषित देखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो आजकल नशे की जो समस्या आ गई है उन चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं, उनकी शिक्षा को आप शामिल कर सकते हैं, उनके लिए आने वाले टाइम में भविष्य में रोज़गार के अवसरों की हम बात कर सकते हैं। तो ये कुछ समस्याएं जो है आप या चुनौतियां जो हैं आप उनके लिए लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहर सिंचाई प्रसार के से क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थितियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। इस तक सहित हमें ये प्रमाणित करना है। तो एक बार देख लेते हैं इंदिरा गांधी नहर के क्या प्रभाव पड़े हैं। इंदिरा गांधी नहर जो है हरीके बैराज से निकाली गई है और राजस्थान के मरुस्थल में ये जाती है, ये सबको पता है, जिसकी वजह से वहाँ सिंचाई की सुविधाएं मिली है और खेती की जाने लगी है। तो उसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं?
वनीकरण एवं चारागाह विकास कार्यक्रमों से भूमि का हरी भरी होना, यानी कि पानी मिलने से हमें वहाँ पर वन लगाए गए, चारागाह बनाए गए, जिससे भूमि हरी भरी हो गई है। बोए गए क्षेत्र का विस्तार और फसल सघनता में वृद्धि, यानी कि पानी अधिक मिला जिससे सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी और आपका बोया गया क्षेत्र जो है वो बढ़ा। फसल सघनता बढ़ी कि एक ही साल में लोगों ने 2-3 फसलें जो है लेना शुरू किया। पारंपरिक फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन, पहले वहाँ पर चना, बाजरा ये सब फसलें उगाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में सिंचाई सुविधाएं मिलने के बाद वहाँ कपास, गन्ना, चावल ये सारी फसलें आपको देखने को मिली हैं। कृषि व पशुधन उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि सिंचाई अगर बढ़ेगी तो पशुधन और आपका कृषि दोनों में विकास होगा। तो ये आपके कुछ पॉजिटिव या सकारात्मक प्रभाव थे। नेगेटिव की बात करें तो मृदा लवणता की समस्या। मरुस्थलीय भूमि में आप ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो लवण है वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो अनुपजाऊ हो जाती है। इसे मृदा लवणता की समस्या बोलते हैं। दूसरा आपका जल भराव। बार बार जब हम गेहूँ, चावल या गन्ने की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी का जो है खड़ा लगातार पानी खड़ा रहने की वजह से भूमि के पानी सोखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और जल भराव की समस्या हमें देखने को मिलती है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपायों की व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन से उपाय हैं जो इस इलाके में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं? तो नंबर 1, जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। हमने पढ़ा था कि इसके लिए हमने एक जल प्रबंधन नीति बनाई है, जिसको लागू करने के लिए थोड़ी सी कठोरता हमें अपनानी पड़ेगी। जल सघन फसलों के उगाने पर रोक लगानी चाहिए, जैसे कि चावल और गन्ना है, उन फसलों को उगाने पर वहाँ रोक लगानी चाहिए। भूमि समतलीकरण, वारबंदी, नालों को पक्का करना चाहिए। नालों को पक्का अगर हम करेंगे तो पानी जो है रिस करके ज़मीन में नहीं जाएगा, जिससे पानी वेस्टेज कम होगी। वनीकरण, अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण में जो है वो सुधार आपको देखने को मिले। वित्तीय और संस्थागत सहायता, जो गरीब किसान हैं उनको हमें वित्तीय और ऋण की जो सहायता है, बैंकिंग सेक्टर है और बाकी सेक्टर्स जो है हमें उनकी सुविधा वहाँ पर करनी चाहिए। कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों का विकास, केवल कृषि पर ही हमें फोकस नहीं करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो है वहाँ के लोगों का संपूर्ण विकास हो सके। तो ये थे आपके क्वेश्चन। उसके बाद आपका वर्ल्ड का मैप। ये आपको वर्ल्ड मैप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि ऊपर आपसे ए बी सी डी करके सवाल पूछे गए हैं। आपको बताना है कि ये मैप पर क्या दिखाता है। ए जो है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, तो ए देख लेते हैं। ए आपका है यहाँ और आपको पता है भारत के ऊपर चीन है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा आपका चीन। तो पहले का आंसर आपका बनेगा चीन। बी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र है, तो अगर हम बी को देखें तो ये है आपका बी और ये जो इलाका है ये है बच्चों उत्तर पश्चिमी यूरोप, जहाँ पर आपकी मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि का मतलब है यहाँ खेती के साथ साथ पशु पालन करना। सी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। सी की बात करें, ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ये आपका सी और ये है बच्चों आपका कनाडा। ये कनाडा, ये आपका यूएसए। तो कनाडा, सी का आंसर होगा आपका कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। डी की बात करें तो निर्वहन संग्रहण का एक क्षेत्र है। निर्वहन संग्रहण आपको पता है कि आदिम जनजातियां जो हैं अपने पशुओं को मतलब संग्रहण वनों से संग्रह करके अपना जीवन यापन करती है। तो अगर हम बात करें, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपका भूमध्य रेखा के ऊपर का इलाका, इस इलाके को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। तो डी का आंसर होगा आपका उष्णकटिबंधीय अफ्रीका।
ई की बात करें, चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र है, तो यहाँ ये आपका ई चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र, इसको हम मेडागास्कर के नाम से जानते हैं। तो ई का आंसर होगा आपका मेडागास्कर। एफ की बात करें, वाणिज्य पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र, तो एफ देखते हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ एफ लिखा है जो कि न्यूजीलैंड है। तो एफ का आंसर होगा आपका न्यूजीलैंड। जी देखें तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र है, और ये दिखता है आपका यूएसए और कनाडा में यहाँ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ये है आपका प्रेरीज, ये है आपका प्रेरीज। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ए जो है वो आपका चीन, एशिया का सबसे बड़ा देश, बी जो है आपका उत्तर पश्चिमी यूरोप, सी जो है आपका कनाडा, यूएस मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, डी जो है आपका उष्णकटिबंधीय अफ्रीका संग्रहण का इलाका, चलवासी पशुचारण का इलाका, ई आपका मेडागास्कर, एफ जो है आपका व्यापारिक कृषि जिसको हम बोलते हैं न्यूजीलैंड, और जी आपका प्रेरीज घास का मैदान। मैप, अगर आपने बच्चों मैप की लोकेशन में आपको कोई दिक्कत है तो मेरे चैनल पर दूसरी वीडियो जो है आपको दी गई है, आप वहां जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद आपको ये इंडिया का मैप दिया गया है। इंडिया के मैप में अगर आपको स्टेट की लोकेशन याद नहीं है तो मैंने कहानी के द्वारा एक दूसरी वीडियो में लोकेशन याद करवाई है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। इंडिया के मैप में हमें बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, तो हमें पता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपके बिहार का है, और यहाँ मैप पर ये है आपका बिहार, तो आपको यहाँ आंसर लिख देना है 30.1, ये ऐसे करके, और आगे लिख देना है आपको बिहार। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य तो सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य जो है वो है आपका ये हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक की बात करेंगे तो हम गोवा, जो कि आपका यहाँ ये छोटा सा बाथरूम साइज गोवा। जिस बच्चे को लोकेशन याद नहीं है वो दूसरी वीडियो देख सकता है जिसमें कहानी के जरिए लोकेशन याद कराई गई है। बेलाडीला लोहे सक्की खान की बात करें छत्तीसगढ़ में, ये आपका छत्तीसगढ़ में, यहाँ आप लिख सकते हैं बेलाडीला लोहे की खान। चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य, तो चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो है आपका असम। तो इनके द्वारा आपको मैप पर अगर आपको इनके लोकेशन याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी मैं एक वीडियो जो है मैप के लिए बनाऊंगा, तो आप देख सकते हैं चैनल पर, बाद में आपको देखने को मिलेगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये आपकी मदद कर सके। गुजरात स्थित तेल शोधनशाला, तो गुजरात में ये अपना गुजरात, और यहाँ आपकी एक तेल शोधनशाला है जिसका नाम है जामनगर। हो सकता है एग्जाम में अब की बार आपसे पूछ ले कि जामनगर तेल शोधनशाला कहाँ है, तो क्वेश्चन वही थोड़े से घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे। सिंहभूम तांबे की खान, तो ये आपका झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड में यहाँ आपका सिंहभूम जो है तांबे की खान देखने को मिलेगी। यहीं आपको हजारीबाग देखने को मिलेगा। नेवेली कोयला क्षेत्र, ये नेवेली अब की बार कोयला पूछा है, हो सकता है अगली बार लिग्नाइट करके आपसे पूछ ले, तो नेवेली आपके यहाँ तमिलनाडु में देखने को आपको मिलेगा। तो ये था बच्चों आपका सैंपल पेपर जो हमने आज हल किया। ये फिर दृष्टिबाधितों के लिए कुछ क्वेश्चन जो मैप नहीं कर पाते बच्चों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद आपकी कुछ मदद कर पाए, और अगर आपने ज्योग्राफी में 100 में से 100 क्वेश्चन या 100 नंबर का टारगेट बनाया है तो निश्चित रूप से आप इस चैनल के साथ जुड़ें। हम आपकी बहुत बहुत मदद करेंगे 100 में से 100 नंबर लेने में या पूरे अंक प्राप्त करने में। तो थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और मैं कहूँगा कि आप जैसे और भी बच्चे हैं जिन्हें इस वीडियो का लाभ चाहिए, तो उन बच्चों तक भी हमारी वीडियो जो है वो शेयर करें।